नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे अर्थमेटिक मीन या समानांतर माध्य। समानांतर माध्य याद करने से पहले हम जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति संपूर्ण आंकड़ों में केंद्रीय मूल्य को प्रदर्शित करती है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, समंक श्रेणी या कहें आंकड़ों की माला की केंद्रीय प्रवृत्ति को सरल रूप में अभिव्यक्त करने वाला प्रतिनिधि मूल्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। भौगोलिक विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति की महत्वपूर्ण माप निम्नलिखित हैं, जिनसे आप पूर्व की कक्षाओं में भी परिचित रहे होंगे। एक समानांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा भूगोलक। रचना के आधार पर समंक श्रेणियां या कहें आंकड़ों की श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं। एक व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी खंडित श्रेणी, तीसरी सतत श्रेणी। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में। आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक पद की अलग अलग व्यक्तिगत माप दी गई होती है। हम सीखेंगे आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दो विधियां प्रचलित हैं। एक प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। दूसरी अप्रत्यक्ष विधि या लघु विधि, जिसे शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि में जो सूत्र काम में लिया जाता है आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, वो सूत्र है x बार बराबर सिग्मा x बटे n। जबकि आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि या कहें लघु विधि में जो सूत्र काम में लिया जाता है वो सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटे n। अब हम इन दोनों विधियों के माध्यम से आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना करेंगे। आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी से समानांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। एग्जाम्पल यह है कि एक विद्यार्थी के 5 प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं। इन प्राप्तांकों से हमें समानांतर माध्य ज्ञात करना है। 5 प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। एक प्रश्न पत्र में 30, दूसरे में 35, तीसरे प्रश्न पत्र में 54, चौथे प्रश्न पत्र में 91 और पांचवें प्रश्न पत्र में 50। आंकड़ों को देखने से प्रथम दृष्टि से ही हमें यह ज्ञात हो जाता है कि ये आंकड़े व्यक्तिगत श्रेणी के हैं। जैसा मैंने अभी पहले बताया, व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में प्रत्येक पद की अलग अलग व्यक्तिगत माप दी गई होती है। ठीक है, तो हमने इन आंकड़ों को पहचान लिया है कि ये आंकड़े कौन सी श्रेणी के हैं। अब हम इन आंकड़ों के माध्यम से समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। पहले प्रत्यक्ष विधि से, बाद में लघु विधि से। तो आइए व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों से कैसे समानांतर माध्य ज्ञात करते हैं। आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समानांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपके सामने दे रखा है। आप देख सकते हैं, ये वो सूत्र है जिसके द्वारा
व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। पहले हम सूत्र को समझ लेते हैं। ये x बार है जो समानांतर माध्य का संकेताक्षर है, संकेत है। ये सिग्मा x है, सिग्मा का मतलब योग और x का मतलब मूल्य, यानी पद मूल्यों का योग या जोड़। n का मतलब है श्रेणी में पदों की संख्या। ठीक है, अभी हमने जो उदाहरण लिया था उसमें कुछ नहीं करना, उन आंकड़ों को एक तालिका के माध्यम से व्यवस्थित कर देना है, जिसमें आपको 2 कॉलम रखने हैं। एक कॉलम में प्रश्न पत्र, दूसरे में प्राप्तांक। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया था कि 5 प्रश्न पत्रों के अंक हैं, तो यहां पर 1 2 3 4 5, ये 5 प्रश्न पत्रों की क्रम संख्या आ गई। और ये यहां पर n बराबर 5 होगा, यानी पदों की संख्या। मतलब कितने प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं? 5 के, तो यहां पर n बराबर 5 होगा। जबकि दूसरे कॉलम में आपको प्राप्तांक रख देने हैं, एक 30, दूसरे में 35, तीसरे में 54, चौथे में 91 और पांचवें में 50। सूत्र के अनुसार हमें सिर्फ 2 माप ज्ञात करनी है, एक सिग्मा x। जैसा कि आपको पता है x का मतलब यहां मूल्य से है और यहां प्राप्तांक ही मूल्य है। इन मूल्यों का योग ही सिग्मा x कहलाएगा। x से पहले सिग्मा लग जाएगा और बराबर हो गए 260। जबकि n, जैसा मैं बता चुका हूं, यहां पदों की संख्या ही n है। फिर हम इनको सूत्र में रख देंगे। x बार बराबर सिग्मा x की जगह 260 आ जाएगा और पदों की संख्या यानी n की जगह 5 आ जाएगा। आंसर होगा x बार बराबर 52, यानी प्रत्यक्ष विधि से व्यक्तिगत श्रेणी के इन आंकड़ों का समानांतर माध्य है 52। यहां एक और बात आपको बता देना चाहता हूं, समान आंकड़े होने पर चाहे हम उनका प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करें या फिर अप्रत्यक्ष या लघु विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करें, उत्तर हमेशा समान होता है। तो अभी हमने इन आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य ज्ञात किया, उत्तर आया 52। अब हम इन्हीं आंकड़ों का अप्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे, तब भी आप देखेंगे आंसर 52 ही आएगा। अब हम इन्हीं आंकड़ों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि या कहें लघु विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। लघु विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो आपके सामने है। ये वो सूत्र है जो प्रत्यक्ष विधि से व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों का समानांतर माध्य ज्ञात करने के सूत्र से भिन्न है। सूत्र में आप देख सकते हैं ये x बार है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये समानांतर माध्य का संकेत है, संकेताक्षर है। यहां a को आप समझेंगे
ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, यानी कल्पित माध्य, कल्पना से माना गया माध्य। सिग्मा dx का मतलब है, सिग्मा का मतलब योग और dx से यह मतलब ये निकल कर आता है कल्पित माध्य से मूल्यों के विचलन का योग। यानी जो हमने a माना है, कल्पित माध्य जो माना है, उस कल्पित माध्य से मूल्यों का विचलन करेंगे और विचलन करने के बाद उन सब का जोड़ ही सिग्मा dx कहलाएगा। n बराबर जैसा आप जानते हैं पदों की संख्या। सूत्र को समझने के बाद यह बात निकलकर सामने आती है कि हमें इन आंकड़ों से 3 माप ज्ञात करनी है। एक हमें a ज्ञात करना है, दूसरा n और तीसरा सिग्मा dx। यदि ये 3 माप हमारे पास होंगी तो हम इन व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों से लघु विधि के द्वारा समानांतर माध्य हम ज्ञात कर सकेंगे। इसके लिए करना क्या होगा? कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं। इसमें इन आंकड़ों को आप एक तालिका के माध्यम से व्यवस्थित करना होगा। इसमें आपको 3 कॉलम रखने होंगे। पहले कॉलम में जैसे प्रत्यक्ष विधि में हमने रखा था वैसे ही यहां पर 5 प्रश्न पत्र हैं, 1 से लेकर 5 तक की संख्या, और इन प्रश्न पत्रों की संख्या ही यहां पे n होगा, n बराबर 5। तो n तो हमने ज्ञात कर लिया। दूसरे वाले कॉलम में हमें करना यह होगा कि हम मूल्यों को रख देंगे क्रम से 5 प्रश्न पत्रों के सामने। तो ये दोनों चीजें तो आपके क्वेश्चन में होंगी। हमें जो ज्ञात करना है ये तीसरे कॉलम में अलग से ज्ञात करना होगा। यहां सिग्मा dx ज्ञात करने के लिए देख सकते हैं आप, ये सिग्मा dx ज्ञात करने के लिए हमें पहले dx ज्ञात करना होगा। और dx जैसा मैंने बताया, dx क्या है? x माइनस a। x का मतलब है ये सब मूल्य, इन सब मूल्य को x कहा गया है। और a का मतलब है अज्यूम्ड मीन, यानी कल्पित माध्य, यानी हमने हमारी कल्पना से जो माध्य माना है वो a है। अब कल्पित माध्य यहां पर हमने 60 माना है। आपकी भी हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आंकड़ों की रेंज है, यहां आप देख सकते हैं न्यूनतम मूल्य 30 है और अधिकतम है 91। इन आंकड़ों की रेंज में से ही आप कोई मूल्य मान सकते हो। वैसे तो आप कोई भी संख्या आप कल्पित माध्य के रूप में रख सकते हैं, लेकिन इससे गणना थोड़ी बढ़ जाएगी। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो मूल्य दे रखे हैं उन मूल्यों का जो परिसर है, यानी न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य के बीच की कोई भी संख्या आप यहां कल्पित माध्य के रूप में रख सकते हैं। यहां हमने कल्पित माध्य 60 माना है। अब dx हमारा कैसे ज्ञात होगा? प्रत्येक मूल्य में से हमें 60 घटा देना है जो हमारा कल्पित माध्य है। 30 में से 60 घटाए तो माइनस के 30, 35 में से 60 घटाए तो माइनस के 25, 54 में से 60 घटाए तो माइनस के 6, 91 में से 60 घटाए तो 31 और 50 में से 60 घटाए तो माइनस के 10। माइनस तथा प्लस के इन dx वैल्यू को हल करने पर इनका अंतर आता है -40। आप देख सकते हैं माइनस के यहां पर जो dx है वो
71 है, जबकि प्लस का 31। 71 माइनस का जब 31 में से घटाया जाएगा, या कहेंगे इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा माइनस का 40। तो हमने सिग्मा dx भी ज्ञात कर लिया। सूत्र में रखेंगे a की जगह, जैसा आप जानते हैं 60 आएगा, प्लस सिग्मा dx, क्योंकि माइनस का है इसलिए माइनस में ही रखेंगे, माइनस 40 और n बराबर 5। 60 अपनी जगह रहेगा। 40 में 5 का भाग देने पर मान आएगा 8, क्योंकि 40 माइनस का है इसलिए ये प्लस का स्थान ले लेगा, माइनस के 8। अब 60 में से 8 गए तो बचे 52। इस प्रकार आंसर आया 52। तो आपने जाना एक ही प्रकार के व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों से हमने प्रत्यक्ष विधि तथा लघु विधि दोनों से समानांतर माध्य ज्ञात किया और दोनों का आंसर भी समान आया। धन्यवाद।